हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे और आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे गुड्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है। तो चलो, सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो आप लोग को क्विज दिए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपने क्विज का रिप्लाई कमेंट्स में जरूर किया होगा। ठीक है। सबसे पहला क्विज था कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है इनमें से। तो देखो, फिक्स्ड एसेट्स को जो सेल करते हैं उससे जो पैसा आता है वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, तो इसका आंसर होगा बी। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट जानते हैं, ऐसा रिसिप्ट जो हमारा रेकरिंग नेचर का हो, जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से आता हो। ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल है डिविडेंड रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हम कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे जो पैसा आता है तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है। तो ये हो जाएगा आंसर, इसका 2 का बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ फिक्स डिपॉजिट, यानी थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। यानी फिक्स डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट आती है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आती है, तो उस केस में ये हमारा लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। चलो, अब हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे। तो आज हम लोग का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है गुड्स। गुड्स क्या होता है? तो देखो, गुड्स को हिंदी में आप लोग वस्तु भी बोल सकते हो। गुड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तु, या फिर इसका दूसरा वर्ड है माल। ठीक है। चलो, अब गुड्स को समझते हैं क्या होता है। अब देखो, जिस चीज का आप धंधा कर रहे हो, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में जो आप कस्टमर को जो सेल करते हो वही आपका गुड्स कहलाता है। ठीक है। जैसे कि सर, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मान के चलो हमने क्या बोलते हैं ये लकड़ी का कारोबार करते हैं, हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो हम कस्टमर को क्या सेल करते हैं? सर, फर्नीचर सेल करते हैं। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या कहलाएगा? हमारे लिए गुड्स कहलाएगा। ठीक है। अगर बात कर दें कपड़े की दुकान में, एक कपड़े की दुकान में जाते हो और बोलते हो भाई साहब आपकी दुकान में गुड्स क्या है। ठीक है। तो कपड़े की दुकानदार जो अपने कस्टमर को क्या बेचता है? तो सर, अपने कस्टमर को वो कपड़ा बेचता है, तो कपड़ा उसके लिए क्या हुआ? गुड्स कहलाएगा। यानी जिस चीज का आप धंधा कर रहे हो, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, वो आपके लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। ठीक है। चलो, बट ये गुड्स क्या होता है? गुड्स एक वस्तु होता है। यानी आप गुड्स के बारे में सबसे पहले साथ में डिफिनेशन लिखो कि गुड्स होता क्या है। तो गुड्स एक फिजिकल आइटम होता है। गुड्स क्या होता है? एक फिजिकल आइटम होता है। यानी फिजिकल आइटम का मतलब क्या होता है? जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो। ठीक है। यानी आप इसे बोल सकते हो कि ये एक टेंजिबल आइटम होता है, ये एक टेंजिबल होता है। ठीक है। आपने टेंजिबल वर्ड एसेट के अंदर पढ़ा था कि टेंजिबल एसेट दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल मतलब जिसे देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। तो वस्तु को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। यानी गुड्स को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इसीलिए गुड्स क्या है? एक फिजिकल आइटम्स है। गुड्स क्या है? एक फिजिकल आइटम है। या तो हम खरीदते होंगे या फिर हम बनाते होंगे, इसको हम लोग समझते हैं परचेज। फिजिकल आइटम या तो हम परचेज करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। परचेज करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब एक बात समझो बच्चों, देखो, हम मान के चलो फर्नीचर का दुकान कर रहे हैं। फर्नीचर का हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, हम लकड़ी खरीद के लाते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं और फिर हम अपने कस्टमर को बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, यानी वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। या दूसरा ऑप्शन है, ऐसा हो सकता है कि हम अपने दुकान में, हमारे पास एक गांव में एक छोटा सा ग्रोसरी का दुकान है, हम क्या करते हैं? होलसेलर से खरीद के लाते हैं, बाहर जाते हैं, शहर जाते हैं, दरभंगा सिटी जाते हैं, सिटी में से हम क्या किए, बड़े दुकान से हम क्या किए, गुड्स हमने सारे ग्रोसरी का सामान खरीद लिया और हम अपने छोटे से दुकान में क्या करते हैं? कस्टमर को थोड़ा सा मार्जिन लेके बेच देते हैं। तो दो टाइप का कस्टमर होता है। एक तो रिटेल कस्टमर होता है, आपको समझना पड़ेगा, सॉरी, दो टाइप के बिजनेस होते हैं।
एक तो रिटेल बिजनेस होता है और दूसरा बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का। रिटेल का मतलब क्या हुआ कि हम गुड्स बनाते नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम क्या करते हैं, बड़े व्यापारी से खरीद के लाते हैं और उसको थोड़ा सा मार्जिन लेके हम बेचते हैं। और एक होता है कि नहीं, हम रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसके बाद हम उसको बेचते हैं। तो दो टाइप का हमारा जो गुड्स होगा, हमारे बिजनेस के अंदर जो गुड्स होगा, या तो हम कहीं से खरीद के लाए होंगे, किसी बड़े व्यापारी से खरीद के लाए होंगे, या दूसरा ऐसा हो सकता है कि उस गुड्स को हमने खुद बनाई है, हमने रॉ मटेरियल खरीद के लाया और उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हमने गुड्स को बनाया। तो दो हो सकता है, या तो गुड्स हमने खरीद के लाया हो, या फिर हम रॉ मटेरियल खरीद के लाए, उसको प्रोसेस करके हमने मैन्युफैक्चर करी। तो परचेज का मतलब होता है कि या तो हम खरीद कर लाते हैं, या तो हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, गुड्स को या तो हम खरीदते हैं या फिर हम बनाते हैं। गुड्स को हम या फिर खरीदते हैं या बनाते हैं। तो आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारा ऐसा बिजनेस मिल जाएगा जहां पे गुड्स क्या करता है, खुद नहीं बनाता है, बाहर में बड़े बड़े बिजनेसमैन से गुड्स खरीद के लाते हैं और अपने कस्टमर को बेचते हैं। या आपको ऐसा भी धंधा मिलेगा कि सब कुछ खुद ही अपने फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है और फिर उसको कस्टमर को बेचा जाता है। तो दो टाइप का गुड्स हो सकता है, या तो खरीद के लाओ गुड्स या फिर मैन्युफैक्चर करो। ठीक है, और गुड्स क्या होता है, फिजिकल आइटम होता है जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी वस्तु होता है। आप इसे बोल सकते हो, फिजिकल आइटम का मतलब वस्तु होता है। गुड्स गुड्स क्या होता है, वस्तु होता है। ठीक है, चलो अब ये जो खरीद के लाते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं, किस लिए, किस पर्पस के लिए आप खरीद के लाते हो और मैन्युफैक्चर करते हो, तो फॉर सेल, फॉर सेल। ठीक है, तो हमने तीन बातें करी। पहली बात तो हमने बोला कि गुड्स एक फिजिकल आइटम होता है, या तो खरीदते हैं या बनाते हैं। ठीक है, और किस चीज के लिए, ये क्यों खरीदते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि कस्टमर को बेचने के लिए। किसके लिए, बेचने के लिए, बेचने के लिए। अगर आपका ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो ये आपका गुड्स कहलाएगा। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि पहली बात तो गुड्स क्या है, वस्तु है। यानी आप इसे हिंदी में लिखो, जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है, जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है, जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है उसे गुड्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे गुड्स कहते हैं। यानी जिस चीज का आपका धंधा होता है, उस धंधा में आपको कस्टमर को बेचने के लिए जो वस्तु आप यूज करते हो, या तो वो आप खरीद के लाते होंगे या फिर बनाते होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। ठीक है, चलो सर एक दो एग्जाम्पल भी समझा दो। तो चलो हम लोग फटाफट एक दो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि एक मान के चलो कपड़े, एक वीट, वीट मतलब होता है अनाज का सौदागर है। ठीक है, वो गेहूं बेचता है, वीट का मर्चेंट है। वीट का क्या है, मर्चेंट है। मर्चेंट मतलब गेहूं का व्यापारी है। अब जरा सोचो कि वो क्या करता है, अलग अलग जगह से सस्ते में गेहूं खरीदता है होलसेल के रेट में, और फिर उसको रिटेल कस्टमर को बेचता है। तो आप बताओ गेहूं का जो व्यापारी होगा उसके लिए गुड्स क्या होगा। गेहूं का व्यापारी है, उसके लिए फटाफट मुझे बताओ गुड्स क्या होगा। तो सर गेहूं के व्यापारी के लिए जो गुड्स होगा वो होगा आपका गेहूं, यानी वीट ही उसके लिए क्या होगा, गुड्स होगा। ठीक है, यानी गेहूं के व्यापारी के लिए वीट क्या है, गुड्स है। वीट क्या है, गुड्स है। अब अगर दूसरा बात कर ले कि सर क्लोथ का मर्चेंट है, ठीक है, कपड़े का बिजनेस करता है, क्लोथ बिजनेस में, यानी कपड़े का बिजनेस होता है। तो जरा फटाफट मुझे बताओ कि कपड़े के बिजनेस में क्या गुड्स होगा। तो सिंपल सी बात है सर, क्लोथ का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, तो क्लोथ जो है वो उसके बिजनेस का गुड्स कहलाएगा। ठीक है, अब चलो मान के चलो कि फर्नीचर का मर्चेंट है, जो फर्नीचर का बिजनेस करता है, फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है। तो सर फर्नीचर का बिजनेस है, तो उस केस में गुड्स क्या कहलाएगा, फर्नीचर कहलाएगा, फर्नीचर कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता है, मान के चलो वो टीवी बेचता है, ठीक है, रेडियो बेचता है, मोबाइल फोन बेचता है, तो उसके लिए ये सारे टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब उसके लिए गुड्स कहलाएगा।
मोबाइल फोन हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी वो अपने दुकान में कस्टमर को बेचने के लिए रखता है, जो भी अपने दुकान में कस्टमर को बेचने के लिए रखता है, वही उसका क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया गुड्स क्या होता है। जिस चीज का धंधा करते हो, जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को बेचते हो, वही प्रोडक्ट आपके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे कि गुड्स के कितने फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखो गुड्स के दो फॉर्म होंगे, फॉर्म ऑफ गुड्स, फॉर्म ऑफ गुड्स। अब देखो आपको गुड्स दो फॉर्म में मिलेगा, एक तो आपको रॉ मटेरियल के फॉर्म में मिल जाएगा, दूसरा फिनिश गुड्स के फॉर्म में मिल जाएगा। एक तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में मिल जाएगा, रॉ मटेरियल के फॉर्म में मिल जाएगा, और दूसरा फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में मिल जाएगा। ये सर क्या होता है, अब जैसे कि हमने बोला कि कोई लकड़ी का बिजनेस करता है, फर्नीचर वगैरह बनाता है, ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए उसको लकड़ी चाहिए, तो जब लकड़ी वो खरीद के लाता है तो लकड़ी उसके लिए रॉ मटेरियल है, वो भी गुड्स का ही पार्ट है। ठीक है, जब लकड़ी को प्रोसेस करके आप फर्नीचर बना दोगे तो वो फर्नीचर बन जाएगा। ठीक है, तो जब फर्नीचर बन जाएगा तो वो भी क्या है, वो भी गुड्स का पार्ट है। तो एक तो क्या हुआ कि रेडी नहीं है, दूसरा रेडी है। फिनिश गुड्स का मतलब क्या है, रेडी है, रॉ मटेरियल मतलब अभी जस्ट हम खरीद के उसका मटेरियल लाए हैं, अभी बनाए नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल इसका लिखेंगे रॉ मटेरियल का, जैसे कि लकड़ी, जैसे बोले लकड़ी फर्नीचर के बिजनेस के लिए, वुड्स। ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल दोगे तो इसका ले लो कि फर्नीचर का बिजनेस है, हमारे पास फर्नीचर रेडी है, तो वो क्या बन गया, फिनिश गुड्स बन गया। आई होप क्लियर हो गया कि गुड्स भी दो फॉर्म में हो सकते हैं, रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकते हैं, फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉक, दूसरा, या स्टॉक या इन्वेंट्री। अब देखो स्टॉक को ही इन्वेंट्री का भी नाम दिया गया है, यानी अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, जिसको स्टॉक बोलते हैं उसी का इन्वेंट्री। जैसे घर में आपका नाम राम है पर प्यार से आपको मोनू बुलाते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से स्टॉक को भी इन्वेंट्री भी बोला जाता है अकाउंटिंग के टर्म्स में। तो सबसे पहले समझते हैं स्टॉक क्या होता है। तो देखो, जो बच जाता है गुड्स, जो गुड्स बच जाता है वही आपका क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में मैंने बताया कि आपको बेचना है। ठीक है, आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो, उसको प्रोसेस करते हो, ठीक है, उसके बाद आप उससे फिनिश गुड्स बन जाता है, तब आप कस्टमर को बेचते हो। तो इस दौरान जो गुड्स बचा हुआ रहता है वही आपका क्या कहलाता है, स्टॉक का। ठीक है, तो फटाफट आप मेरे साथ लिखो कि क्या होता है स्टॉक का मतलब ही ये गुड्स ही होता है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, गुड्स ही होता है, जो गुड्स रिमेन अनसोल्ड रहता है, गुड्स जो रिमेन्स या तो अनसोल्ड रहेगा, ठीक है, गुड्स रिमेन अनसोल्ड। ठीक है, यानी अनसोल्ड का मतलब क्या हुआ, नहीं बिका, या फिर ऐसा हो सकता है अनयूज रहेगा, यानी यूज नहीं हुआ, अनयूज्ड। और तीसरा हो सकता है पार्सली यूज, यानी यूज तो हुआ लेकिन पूरा कंप्लीटली फिनिश गुड्स के रूप में नहीं बना, पार्सली यूज्ड। अब इसको समझते हैं बच्चों, मैंने क्या बोला, सबसे पहली बात तो स्टॉक क्या है, गुड्स है। ठीक है, जो आपने पढ़ा गुड्स, जो गुड्स आप खरीद के लाते हो या फिर बनाते हो। हमने बात करी कि गुड्स क्या होता है, रॉ मटेरियल हो सकता है या फिर फिनिश गुड्स हो सकता है। ठीक है, तो वो यही गुड्स है जो या तो अनसोल्ड रहता है, यानी गुड्स तो हमने बना लिया लेकिन अभी तक बिका नहीं है। इस टाइप के गुड्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के गुड्स को हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स। क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स, यानी बनकर तो तैयार है, बनकर तो तैयार है लेकिन आपने अभी तक कस्टमर को बेचा नहीं है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिनिश गुड्स। दूसरा हमने क्या बात करी, हमने बात करी सर अनयूज्ड है। अनयूज्ड का मतलब क्या हुआ कि आपने रॉ मटेरियल खरीद के लाया बट वो अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक फिनिश गुड्स नहीं बना है, तो बिकेगा कैसे, यानी आपके गोडाउन में अभी भी पड़ा हुआ है, तो है तो वो गुड्स लेकिन उसको हम स्टॉक भी बोलेंगे कि ये अभी तक बिका नहीं है, ये अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी रॉ मटेरियल के फॉर्म में पड़ा हुआ है, यानी अनयूज्ड है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल। ठीक है सर, तो एक तो हो गया फिनिश गुड्स, दूसरा हो गया रॉ मटेरियल।
सर तीसरा ये क्या बोल रहे हैं, पार्सली यूज। पार्सली यूज का मतलब क्या हुआ कि आपने लकड़ी से फर्नीचर बनाने के क्रम में, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने लकड़ी से फर्नीचर बनाना शुरू किया आज ही बन के कंप्लीट हो गया। ऐसा ऐसा मान के चलो अगर कोई बेड बनता है तो उसमें 2-2 महीना 4-4 महीना लग जाता है। यानी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने के कगार में है बट अभी तक फिनिशिंग नहीं हुआ है, तो आपके गोडाउन में ही पड़ा है, अभी तक बिका नहीं है। यानी आप जरा यहाँ पे थोड़ा सोचो, यानी वो सारा गुड्स जो आपने खरीद के लाया या फिर बनाया मैन्युफैक्चर किया बट कस्टमर के पास अभी तक नहीं पहुंचा है, तो वो सारा का सारा हमारा स्टॉक ही कहलाएगा। ठीक है, तो हमने बोला वो गुड्स जो नहीं बिका वो हमारा फिनिश गुड्स है, उसको भी स्टॉक बोलेंगे। जो ऐसा है रॉ मटेरियल के फॉर्म में है वो भी हमारा स्टॉक कहलाएगा। और जो पार्सली यूज है, पार्सली यूज का मतलब हुआ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क्स इन प्रोग्रेस, वर्क्स इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ कि अभी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, फिनिश गुड्स के रूप में नहीं बदला है। इसे हम प्यार से WIP के नाम से जानते हैं। अब आज का जो क्लास कर रहे हो ना बच्चों, अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा ना तो पूरे लाइफ टाइम, मैं लाइफ टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉमर्स अकाउंट्स ही ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप उसको, ऐसा नहीं कि आप क्लास 11 12 में पढ़ लिए, एग्जाम में पास कर लिए, आपका काम वहां खत्म हो जाता है। आपको पूरे लाइफ जब आप कोई काम करोगे, कोई प्रैक्टिस करोगे, कॉर्पोरेट में काम करोगे, खुद का ऑफिस खोलोगे, हर जगह इसका काम होगा, तो इसका अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो पूरे लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि स्टॉक क्या होता है, वो गुड्स जो अनसोल्ड रहता है, अनयूज्ड होता है या पार्सली यूज होता है। अनसोल्ड का मतलब जो बिक नहीं पाता है, यानी वो फिनिश गुड्स हुआ। जो अनयूज्ड रहता है यानी वो रॉ मटेरियल हुआ। जो पार्सली यूज हुआ, थोड़ा बहुत यूज हो चुका है लेकिन अभी तक फिनिश्ड गुड्स के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, इसको बोलेंगे गुड्स रिमेन अनसोल्ड, अनयूज्ड और पार्सली यूज ऑन एनी गिवन टाइम। ठीक है, यहां पे लिख लो ऑन एनी गिवन टाइम। ऑन एनी गिवन टाइम, किसी भी समय अगर गुड्स अनसोल्ड रहता है तो उस समय पर वो हमारा स्टॉक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आज अगर हमसे पूछा जाए कि तुम्हारा स्टॉक क्या है, कितना है, तो हम बोलेंगे आज के डेट पर हमारे पास कितना अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है, कितना अनयूज्ड गुड्स पड़ा हुआ है, कितना पार्सली यूज पड़ा हुआ है, उसको हम स्टॉक बोलेंगे, उसको अकाउंट्स की भाषा में इन्वेंट्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका 3 फॉर्म्स ऑफ गुड्स हो गए, ये भी आपको पता चल गया। अगर मैं यहां पे लिख दूं कि फॉर्म्स फॉर्म्स ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक का जो फॉर्म होता है वो 3 टाइप का हो गया। सर 3 टाइप का हो गया, एक तो हो गया आपका फिनिश गुड्स, दूसरा हो गया रॉ मटेरियल, तीसरा हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। तो फॉर्म्स ऑफ स्टॉक बोल सकते हो, एक तो हो गया फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, दूसरा हो गया रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, और तीसरा हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क्स इन प्रोग्रेस। तो ये स्टॉक के 3 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक। अब देखो अभी आपने सीखा कि फॉर्म, जो स्टॉक के जो फॉर्म्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, यानी 3 टाइप के स्टॉक पाए जाते हैं। या तो वो फिनिश गुड्स के फॉर्म में होंगे, या फिर रॉ मटेरियल के फॉर्म में होंगे, या फिर WIP के फॉर्म में होंगे। रॉ मटेरियल मतलब आपने खरीद के लाया है और उसको फिनिश गुड्स में बनाना है। ठीक है, WIP क्या हुआ कि आपने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में बनाना शुरू किया बट अभी तक फिनिश गुड्स कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे आपने रॉ मटेरियल यानी कपड़े, आपको मान के चलो साड़ी बनाना है, तो अब साड़ी के लिए आपने रॉ मटेरियल खरीद के लाया। ठीक है, अब आपने रॉ मटेरियल से आपने फिनिश गुड्स बनाना है बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो वो आपका WIP कहलाएगा। और बन के तैयार है लेकिन अभी तक बिका नहीं है, कस्टमर के पास, आपने कस्टमर को सेल नहीं किया है, तो वो आपका फिनिश गुड्स कहलाता है। ठीक है, तो आपने फॉर्म समझ लिया। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ स्टॉक, यानी आपको अकाउंटिंग में कितने टाइप के स्टॉक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो स्टॉक को, जब भी मैं स्टॉक बोलूं तो समझ लेना कि मैं इन्वेंट्री का भी बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों एक ही है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं सर स्टॉक कितने टाइप के होते हैं अकाउंटिंग में। तो देखो स्टॉक जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं अकाउंटिंग में।
ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। मैंने क्या बोला, दो टाइप के स्टॉक होते हैं, एक तो हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग का मतलब आपके प्रारंभ में, आप जो अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं उसके शुरुआत में जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ये भी तीन टाइप का हो सकता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP, ठीक है। और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको हम ओपनिंग स्टॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टॉक है एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, स्टॉक है एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। सर क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ ऐसा स्टॉक जो एंड में हो, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, शुरुआत में है तो वो ओपनिंग स्टॉक और एंड में है तो वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक एट द एंड ऑफ काउंटिंग ईयर, एंड ऑफ काउंटिंग ईयर, ऐसा स्टॉक जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में पड़ा हुआ है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं बच्चों, थोड़ा सा समझो कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है इसको पहले हम लोग फटाफट समझते हैं। देखो, मान के चलो कि हमारी साल की शुरुआत जो होती है, ध्यान से सुनना, हमारे साल की जो शुरुआत होती है जनवरी में होती है, खत्म होता है दिसंबर में। अब देखो दो टाइप के अकाउंटिंग पीरियड हैं, ठीक है। इवन कि इंडिया में भी दो अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड फॉलो हो सकते हैं और इंडिया से बाहर भी दो अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड फॉलो हो, बट जनरली जो हमारे इंडिया में जो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो होता है वो होता है अप्रैल, 1 अप्रैल में शुरुआत होती है और 31 मार्च को बुक्स क्लोज करते हैं। यानी बुक्स जो हमारा बुक्स जो ओपनिंग होता है वो 1 अप्रैल को होता है और क्लोज होता है 31 मार्च को। बट अगर कोई कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, ठीक है, अगर कोई बिजनेस कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, मैं जैसे कि बता दूं कि इंडिया की कोई भी कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करती है। इंडिया की जितने सारी कंपनियां हैं वो तो उनके ऊपर तो कंपनी एक्ट अप्लाई होता है और कंपनी एक्ट बोलता है कि आपका बुक्स की शुरुआत 1 अप्रैल को होगी और बुक्स क्लोज होगा 31 मार्च की, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पे कैलेंडर ईयर फॉलो होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, वहां का भी अकाउंटिंग जो होता है वहां पे कैलेंडर ईयर फॉलो होता है। यानी आप जनवरी में शुरुआत करते हो और 31 दिसंबर को आपका बुक्स क्लोज होता है। तो जनरली आपको दो अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा, अप्रैल में शुरू हुआ, मार्च में खत्म हुआ 31 मार्च को, दूसरा हुआ 1 जनवरी को शुरू हुआ, 31 दिसंबर को क्लोज हुआ। तो 1 जनवरी या 1 अप्रैल को आपके पास जो स्टॉक है वो आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा और 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर को जो आप स्टॉक है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। चलो तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने में रखता हूं, मैं मान के चलता हूं कि अप्रैल में बुक्स की शुरुआत होती है और 31 मार्च को क्लोज होती है, तो उस केस में कैसे होगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2000, मान के चलो मैं यहां 2021 ले रहा हूं, 1 अप्रैल 2021 को आपका बुक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। और आपका जो साल खत्म होता है वो होता है 31 मार्च 2022। अब जरा सोचो 31 मार्च 2022 को आपका बुक्स क्लोज हुआ तो उसके अगले ही दिन, यानी उसके अगले ही दिन 1 अप्रैल को यानी आप बोल सकते हो 31 मार्च के अगले दिन 1 अप्रैल को आपकी बुक्स की शुरुआत हो जाएगी। और फिर अगला साल कब खत्म होगा, तो सर मान के चलते हैं यहाँ पे अगला साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, ठीक है। फिर उसका अगला साल की शुरुआत 1 अप्रैल को हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा सुनना, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2021 को आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ होगा, आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ होगा वो आपका ओपनिंग कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, ओपनिंग कहलाएगा, ठीक है। मान के चलो कि आपके धंधे में मान के चलो रॉ मटेरियल 10,000 का पड़ा हुआ है इस डेट पे, तो रॉ मटेरियल 10,000 का ये भी आपका स्टॉक हो गया। आपका WIP मान के चलो 5,000 का पड़ा हुआ है। फिनिश गुड्स, फिनिश्ड
गुड्स जो अभी तक बिका नहीं है वो पड़ा हुआ है 20,000 का। तो टोटल स्टॉक रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स मिला के आपका 35,000 का क्या पहला कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, अब ये 31 मार्च को यही स्टॉक जो इस डेट पे 31 मार्च 2022 को जो स्टॉक पड़ा रहेगा वो स्टॉक आपका क्या कहलाएगा, क्लोजिंग कहलाएगा। ये स्टॉक क्या कहलाएगा, क्लोजिंग कहलाएगा। मान के चलो कि आपके पास रॉ मटेरियल 2,000 का था, WIP 3,000 का था और फिनिश गुड्स 10,000 का। तो 10 3 13 2 15,000 जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, जो 31 मार्च 2022 को एंड में है। अब यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए यानी 1 अप्रैल 2022 के लिए यही क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल के लिए क्या कहलाएगा, ओपनिंग कहलाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो मान के चलो जो इस साल के अंत में जो हमारा स्टॉक है वो तो क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन वही स्टॉक यानी यही 15,000 31 मार्च 2022 को क्लोजिंग था, लेकिन 1 अप्रैल को, जरा सोचो ना, 31 मार्च को बुक क्लोज हुआ और उस दिन जो स्टॉक है वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। देखो क्लियर हो गया कि जो अंत में जो स्टॉक है वो हमारा क्लोजिंग है और जैसे ही शुरुआत करते अगले साल वही स्टॉक ओपनिंग बन जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि स्टॉक दो टाइप के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अब बात कर लेते हैं बच्चों वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ऐसे तो इसका डिटेल हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी आप बेसिक आइडिया लगा लो कि हमने आपको बताया स्टॉक 3 टाइप के होते हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और WIP। तो उसका वैल्यूएशन करने का भी अलग अलग मेथड होता है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लो, अभी दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालना, थोड़ा सा सुन लो। ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिया, इसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग को आगे चल के आगे के चैप्टर में आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है, चलो तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को हम लोग फटाफट बांट लेते हैं 3 भाग में, क्योंकि हमने स्टॉक को भी 3 भाग में बांटा था। ठीक है, तो सर हमने 3 भाग में बांट लिया। एक तो हम बोलेंगे फिनिश गुड्स, एक को क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स, दूसरा क्या होगा, रॉ मटेरियल, दूसरा क्या हुआ, रॉ मटेरियल, और तीसरा हो गया सर वर्क्स इन प्रोग्रेस, जिसको WIP प्यार से बोलते हैं, वर्क्स इन प्रोग्रेस। ठीक है, WIP। अब देखो हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे, कैसे करेंगे, कितना में वैल्यूएशन करेंगे, हमारे स्टॉक कितने का है, कितने दाम का है, कितने प्राइस का है, उसकी वैल्यू कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये फिनिश गुड्स क्या है कि बनकर तैयार है बिकने के लिए। ठीक है, फिनिश गुड्स को क्या बोलेंगे हम लोग कि बनकर तैयार है, बनकर तैयार है बेचने के लिए। इसका मतलब तो यही हुआ फिनिश गुड्स कि हमारा गुड्स रेडी है लेकिन अभी तक बिका नहीं है। इसको इंग्लिश में अगर बोले तो हेल्ड फॉर सेल, यानी सेल के लिए रखा हुआ है, अभी तक बिका नहीं है। ठीक है, दूसरा रॉ मटेरियल क्या हुआ है, रॉ मटेरियल क्या है, अनयूज्ड है, अभी तक जो है इससे फिनिश गुड्स नहीं बना है, इसको बोलेंगे अनयूज्ड है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, ये पार्सली यूज है, ये तो हम ऑलरेडी सर बात कर लिए थे बिल्कुल। अब इसी बेसिस पे हम इसे वैल्यू करेंगे। ठीक है, अब देखो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, ठीक है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का जो वैल्यूएशन होगा वो कैसे होगा, अब हम लोग बात करते हैं। दोनों का जो वैल्यूएशन होगा उसका मेथड सेम है। ठीक है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को जो हम वैल्यूएशन करेंगे वो देखेंगे इसको खरीदने में या बनाने में कितना लगा, कॉस्ट कितना लगा, लागत कितना लगा, हमने रॉ मटेरियल कितने में खरीद के लाया था, उसको फिनिश गुड्स को बनाने में कितना खर्चा हुआ, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट, का मतलब होता है लागत, कितने में हमारे पास वो गुड्स आया। ठीक है, और दूसरा आज के डेट में इस फिनिश गुड्स को, इस रॉ मटेरियल को बेच दें, इस रॉ मटेरियल को बेच दें तो हमें कितना पैसा आएगा, इसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, इसे हम NRV के नाम से जानते हैं, या आप इसे ये भी बोल सकते हो, NRV बोलो या फिर आप इसे मार्केट वैल्यू भी बोलो। इसको क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शांति से सुनना है, उसके बाद लिख लो। ठीक है, हमने क्या बोला, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स को कैसे वैल्यू करोगे। हमने बोला एक तो लागत देख लो, मान के चलो 200 रुपया को आपके प्रोडक्ट का लागत है। ठीक है, आपने रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स को बनाने में 200 रुपया खर्च किए,
अगर हम आज बेच देते हैं मार्केट में, उसको कितने में बेचेंगे? ठीक है, तो हम मान के चलो हमारे पास फर्नीचर बना हुआ है या फिर लकड़ी रॉ मटेरियल में पड़ा है, उसको आज बेच दोगे तो कितने में बिकेगा? तो यही होता है एनआरवी और मार्केट वैल्यू। इसको अगर हम बोल दें कि आज बेच दोगे, आज बेच दोगे तो कितने में बिकेगा, तो कितने में बिकेगा। ठीक है, तो उस केस में जो भी दाम होगा, ठीक है, मान के चलो इस दोनों में से कॉस्ट और मार्केट वैल्यू यानी एनआरवी जो दोनों में से लोअर है उस पर हम गुड्स की वैल्यूएशन करेंगे, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। हमने बोला कि मान के चलो विच एवर इज लोअर, ठीक है, हमने बोला कि 100 रुपया हमको बनाने में खर्च हुआ और आज अगर हम मार्केट में बेचने जाते हैं तो इसे हम 80 में बेच सकते हैं, तो फिर वैल्यूएशन कितना में होगा, 80 पे करेंगे। लेकिन दूसरा एग्जांपल ले लो कि हमको बनाने में यानी कॉस्ट हमारा लागत आ रहा था रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का 100 रुपया, बट बेच सकते हैं 120 रुपया में, तो हम कितने में वैल्यूएशन करेंगे, जो दोनों में से कम हो तो हम 100 रुपया पे वैल्यूएशन करेंगे। तो कभी भी अगर आपसे मान के चलो ये कभी कभी एमसीक्यू आता है कि आप फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कैसे करोगे, तो आप बोलोगे लागत या फिर जो हमारा मार्केट वैल्यू है, जो रियलाइजेबल वैल्यू है, जो दोनों में से कम हो उस पर हम फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल को वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्क्स इन प्रोग्रेस की। तो वर्क्स इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन कैसे करोगे, तो ये बहुत सिंपल है, ये वैल्यू होगा कॉस्ट पे, वैल्यूड होगा एट कॉस्ट पे। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि स्टॉक में रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को तो कॉस्ट और एनआरवी जो दोनों में से कम हो उस पे वैल्यू करते हैं, बट आप रॉ मटेरियल ये वर्क इन प्रोग्रेस को आप कॉस्ट के ऊपर करते हैं। तो क्या सर इसको याद करना पड़ेगा? सर आप तीनों का मेथड सेम क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों है? क्यों हम रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को हम कॉस्ट और एनआरवी विच वर इज लोअर पे करते हैं, फिर डब्ल्यूआईपी के केस में हम कॉस्ट पे करते हैं? जरा सोचो, अब मान के चलो आपने कोई आपके पास कोई कस्टमर आपको ऑर्डर किया था कि एक बेड बनाना है, कस्टमाइज बेड बनाना है, उसने ऑर्डर दिया था कि उसने कुछ डिजाइन बताए थे इस डिजाइन के हिसाब से बनाना है। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल है और बन के तैयार है तब तो आप किसी को बेच दोगे, लेकिन वो बीच में पड़ा हुआ है, अधूरा है, अभी तो ना आप बेड को आपने कंप्लीट लकड़ी के फॉर्म में भी नहीं है और वो बीच में तैयार है, तो वो कौन लेके जाएगा? मान के चलो कोई अगर लकड़ी रहता तो लकड़ी को हम बेच देते, ठीक है, बन के तैयार है बेड तो हम किसी को बेच देते, लेकिन अभी ना बना है ना रॉ मटेरियल के फॉर्म में, बीच में लटका हुआ है, तो उसको हम किसको बेचेंगे? उसको बेचने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो आधे पे लटका हुआ है। अब मान के चलो एक एग्जांपल देता हूं बिल्डिंग का, ठीक है, अगर मान के चलो बिल्डिंग तैयार नहीं है, बालू सीमेंट है, ठीक है, अभी आप बालू सीमेंट या मान के चलो आयरन का आपका रॉड वगैरह सब पड़ा हुआ है, आपको मकान बनाना था बट अचानक से आपको आइडिया है कि चलो अभी मकान नहीं बनाएंगे, इसको बेच देते हैं, तो सीमेंट बालू तो चलो कोई दूसरा अगर मकान बनाएगा तो आप उसके हाथों बेच दोगे, तो आपके पास जो आपने जितना में खरीदा और कितने में बेच सकते हो, जो दोनों में से कम है उस पर आप बेच दोगे। लेकिन दूसरा एग्जांपल मान के चलो आपने मकान तैयार हो गया, मकान को ही बेच दिए, ठीक है, कितने में आपने मकान को बनाया और कितने में बेचे, दोनों में से जो कम है उस पर आप वैल्यूएशन कर लोगे। लेकिन ऐसा सोचो कि बीच में लटका हुआ है, मकान आधा पे लटका हुआ है, तो कौन आपके मकान को खरीदेगा? वेरी रेयर केस की कोई आपके मकान को खरीदेगा। क्यों? क्योंकि अभी ना कंप्लीट हुआ है ना शुरुआत तो हो चुका है लेकिन बीच में लटका हुआ है, तो इस केस में वर्क इन प्रोग्रेस को इसीलिए कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। ये लॉजिक था जो मैंने दिया, बट इसका डिटेल में आप जब आगे चल के सीए वगैरह की तैयारी करोगे तो आपको मिलेगा, इसमें इन्वेंट्री का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, इंड एस 102, तो उसमें आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो कि 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी। इसकी वैल्यूएशन फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल को कॉस्ट और एनआरवी जो दोनों में से कम हो उस पर करते हैं, डब्ल्यूआईपी का जो वैल्यूएशन होता है कॉस्ट के ऊपर किया जाता है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, अब हम लोग का जो नेक्स्ट स्टॉक के अंदर एक वर्ड आपको मिलेगा, लाइव स्टॉक, लिव स्टॉक। ठीक है, अब ये लाइव स्टॉक क्या हो सकता है? ठीक है, इसको अगर हम लोग हिंदी में बोले तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं पशुधन। ठीक है, ऐसा जो स्टॉक के रूप में पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें कि एनिमल्स को स्टॉक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल दूं, एनिमल्स में एग्जांपल दे दो, हॉर्स, ठीक है, हॉर्स है, ठीक है, कॉज है, बफेलो है,
ठीक है, गोट है, बकरी, ठीक है। अगर इन सबको यूज किया जाता है इन ट्रेड और बिजनेस, इन सबको यूज किया जाता है ट्रेड और बिजनेस में, तो यही हमारा क्या कहलाता है, लाइव स्टॉक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं इसको समझाने के लिए, तो इस कैसे समझोगे, मान के चलो एक डेयरी फॉर्म है, ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है, एक डेयरी फॉर्म है, ठीक है। अब डेयरी फॉर्म में जो उसका मेन स्टॉक है, ठीक है, वो क्या है, डेयरी फॉर्म के बिजनेस में कॉ हो गया, बफेलो हो गया, बफेलो हो गया, ये क्या है, स्टॉक है, ये स्टॉक है। तो इस तरह के स्टॉक को लिव स्टॉक बोला जाता है, लाइव स्टॉक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जीवित प्राणी है, इसीलिए अकाउंटिंग में भी इसे लाइव स्टॉक बोला गया है। वो क्लियर हो गया कि ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जिसमें एनिमल्स को यूज करते हैं, तो एनिमल्स हमारे लिए क्या कहलाएगा, उस धंधे के लिए लाइव स्टॉक कहलाएगा। ठीक है। अब एक कंसेप्ट होता है डेड स्टॉक। दो टाइप के स्टॉक आपको कभी कभी पूछने को बोल दिया जाएगा कि लाइव स्टॉक क्या होता है, डेड स्टॉक क्या होता है। तो लाइव स्टॉक तो आपने बोला कि अगर कोई एनिमल वगैरह का बिजनेस करते हैं, जैसे डेयरी फार्म चलाते हैं, तो कॉ बफेलो क्या हो गया, उस धंधे के लिए लाइव स्टॉक हो गया। बट डेड स्टॉक क्या होता है, बाकी जिसमें भी जान नहीं हो डेड स्टॉक कहलाता है। जैसे कि मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सब में जान नहीं है, तो ये सारे के सारे डेड स्टॉक कहलाएंगे। मशीन, फर्नीचर, प्लांट, लैंड, ठीक है, ठीक है, कोई प्लांट है, कोई कंप्यूटर है, ये सब क्या है, ये सब डेड स्टॉक के डिफिनेशन में आता है। आई होप स्टॉक का एंड टू एंड समझ में आ गया कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक कितने टाइप के होते हैं, स्टॉक के फॉर्म्स क्या होते हैं, वैल्यूएशन कैसे करते हैं, लाइव स्टॉक क्या होता है, डेड स्टॉक क्या होता है, सब कुछ अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परचेजेस। परचेजेस क्या होता है, देखो, परचेजेस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्रय, खरीदना। परचेजेस को क्या बोलते हैं, खरीदना। जब आप गुड्स को खरीद के लाते हो तो उसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म में परचेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखो, गुड्स परचेज्ड बाय बिजनेस, गुड्स परचेज्ड बाय बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर जो गुड्स को खरीदा जाता है उसी को हम लोग जनरली परचेज वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जब आगे पढ़ोगे, जब गुड्स को बेचते हैं तो सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, गुड्स को जब परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या बोला, गुड्स परचेज्ड बाय बिजनेस। अब देखो, मैंने गुड्स आपको समझा दिया कि गुड्स जो होते हैं वो तीन फॉर्म में आपको मिल सकते हैं जनरली। ठीक है, जो स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और WIP। ठीक है, अब ये जैसे मैंने आपको परचेज गुड्स बताया था, तो यहाँ पे मैंने बात करी थी कि गुड्स के दो फॉर्म होते हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स। अब यहाँ बीच में WIP भी डाल दो, वो मैंने मिस कर दिया था। ठीक है, गुड्स के तीन फॉर्म हो सकते हैं, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। ठीक है, तो मैंने बोला कि गुड्स तीन टाइप के मिलेंगे, या तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में मिल सकते हैं, WIP वर्क्स इन प्रोग्रेस के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो सकते हैं। तो जब इनको हम खरीदते हैं, अब जनरली आप देखोगे, अब जरा सोचो, थोड़ा सा अप्लाई करो दिमाग को। ठीक है, रॉ मटेरियल को आप नहीं खरीद, रॉ मटेरियल को आप खरीद सकते हो। ठीक है, फिनिश गुड्स, ऐसा मैंने बोला कि रिटेल का अगर आप धंधा करते हो, ठीक है, तो रिटेल के धंधे में क्या करोगे, आप फिनिश गुड्स ही खरीद के लाए, बड़े व्यापारी से खरीद के लाए और छोटे छोटे कस्टमर को बेच दिए। बट जनरली WIP टर्म आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। गुड्स को मैंने बोला तीन फॉर्म में हो सकते हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। बट WIP क्यों आप खरीदने जाओगे, जनरली या तो रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे या फिर फिनिश गुड्स खरीद के लाओगे। जैसे मैंने बोला कि मान के चलो फर्नीचर का कारोबार है, तो दो टाइप का फर्नीचर का कारोबार कर सकते हो। अपने अपने गांव में छोटे स्केल पे किया, तो आप क्या किए, बड़े शहर से क्या किए, फर्नीचर आपने डायरेक्ट मंगा लिया और अपने छोटे छोटे कस्टमर को गांव में बेच दिया। या दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप बड़े स्केल पे आप फर्नीचर, आप रॉ मटेरियल खरीद के लाए, यानी लकड़ी खरीद के लाए और आपने फर्नीचर बना के बेचा। ठीक है, तो या तो रॉ मटेरियल और या फिनिश गुड्स, आप गुड्स खरीदते हो अपने धंधे में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परचेजेस। अब देखो, ये जो परचेजेस होता है वो टू टाइप का होता है। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ परचेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ परचेज। तो अगर बात करें कि परचेज का टाइप, तो दो टाइप का परचेज हो सकता है, या तो वो हम नगद खरीद सकते हैं, कैश परचेजेस, या फिर उधार खरीदते हैं, क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस, कैश परचेजेस यानी आपने नगद में खरीदा या फिर उधार में आपने किसी से खरीद के लाया, इसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। ठीक है, क्रेडिट
परचेज यानी उधार में खरीद के लाया। तो नगद में खरीद के लाया तो आपके पॉकेट से कैश गया, उधार में खरीद के लाया तो एक लाइबिलिटीज का जन्म होता है कि आपको पेमेंट करने बाकी है, आप पेमेंट करोगे, तो इसीलिए एक लाइबिलिटीज का जन्म होता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। क्लियर हो गया कि दो टाइप के परचेज हो सकते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। ठीक है, फिर अगर हम बोले यहां पे कि नेचर क्या है, सर नेचर बता दो, इस परचेज का नेचर क्या है, नेचर क्या है परचेज का, नेचर ऑफ परचेज। तो देखो परचेज जो है एक एक्सपेंसेस के रूप में कंसीडर किया जाएगा। नेचर ऑफ परचेज जो है वो एक्सपेंसेस है। वो क्यों सर, आप देखो रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो या फिनिश गुड्स लाते हो, वो आपके बिजनेस के लिए खर्चा हुआ, और जब आप इसे बेचोगे तो वो आपके लिए रेवेन्यू हुआ। जब आप खरीद के लाते हो गुड्स तो खर्चा हुआ, जब सेल करोगे तो वो आपके लिए क्या हो गया, रेवेन्यू कहलाएगा। आई होप क्लियर हो गया परचेज क्या होता है। जब आप गुड्स खरीद के लाते हो बिजनेस में तो वो आप वहां पे आप परचेज टर्म का इस्तेमाल करते हो। परचेज दो टाइप का हो सकता है, या तो नगद खरीदो या फिर उधार खरीदो। परचेज का नेचर क्या होता है, तो सर एक्सपेंसेस का नेचर होता है। वो बिजनेस के लिए आप जितना ज्यादा परचेज करोगे आपके बिजनेस का खर्चा उतना बढ़ेगा, यानी परचेज क्या है, इज एन एक्सपेंसेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों परचेज रिटर्न, या फिर इसको रिटर्न आउटवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है, मान के चलो कि आपने गुड्स की परचेज करी, ठीक है, आपने गुड्स की आपने किसी वेंडर से, ठीक है, आपने किसी वेंडर से, ठीक है, आपने गुड्स खरीदा वेंडर से। हमारा बिजनेस है, हमने इस वेंडर से गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस के अंदर हमने गुड्स परचेज करी, ठीक है, गुड्स परचेज करनी। बट हम जो गुड्स को खरीदे थे, ठीक है, उस गुड्स में डिफेक्ट मिला, ठीक है, उस गुड्स में क्या हुआ, डिफेक्ट मिला। हम वेंडर से खरीद के लाए, गुड्स परचेज करके लाए, और उसमें डिफेक्ट मिला, तो फिर हमने क्या किया, वापस कर दिया। हमने क्या किया, गुड्स को रिटर्न कर दिया, गुड्स को रिटर्न कर दिया। रिटर्न किस वजह से हो सकता है, ड्यू टू डिफेक्ट हो सकता है, कुछ डिफेक्ट पाया गया, ठीक है, कुछ फॉल्ट पाया गया, उसके वजह से हमने गुड्स को, जो हमने गुड्स खरीदा था उसको वापस कर दिया। ठीक है, चलो तो फटाफट आप मेरे साथ लिख लो कि जब आप गुड्स को वापस कर देते हो, परचेज गुड्स टू रिटर्न टू वेंडर। हम परचेज गुड्स क्या करते हैं, वेंडर यानी जिससे हम खरीदे थे उसको हम वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। किस वजह से, या तो उस गुड्स में जो स्पेसिफिकेशन हमने डाला था उस हिसाब से उसने गुड्स को डिलीवर किया नहीं किया, ड्यू टू सम फॉल्ट, कुछ फॉल्ट नजर आया, कुछ फॉल्ट्स नजर आया, या फिर ठीक है डिफेक्ट्स नजर आया, ठीक है, तो इसी की वजह से हम क्या करते हैं, गुड्स को वापस कर देते हैं, तो उसी को हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। अब जरा सोचो कि ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है हमारा। हमने जब गुड्स खरीदा था, जब हमने परचेज करी थी, तो हमारे बिजनेस के अंदर गुड्स इन हुआ था। गुड्स परचेज जब किया था तो हमारे गुड्स बिजनेस के अंदर क्या हुआ था, इन हुआ। तो मान के चलो ये वेंडर है, इस एग्जाम्पल को मिटा दो, ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं मिटा देता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। चलो ये हमारा बिजनेस है, गुड्स परचेज हमने करा इस वेंडर से हमने गुड्स परचेज करा, बट कुछ डिफॉल्ट हो गया, तो वापस से हमने इस वेंडर को गुड्स को वापस कर दिया। तो आप जरा देखो आपके बिजनेस से गुड्स वापस जा रहा है, आउट हो रहा है, बाहर हो रहा है, इसीलिए इसको रिटर्न आउटवार्ड बोलते हैं। मैं इस वर्ड को समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को यूज किया। रिटर्न, सर आपने परचेज रिटर्न बोला वो तो समझ में आ गया कि आपने जो गुड्स खरीदा उसको वापस कर दिया, ठीक है, बट आउटवार्ड क्यों बोले, क्योंकि देखो जब गुड्स खरीदे थे तो हमारे बिजनेस में आया था, इन हुआ था, बट रिटर्न करने की वजह से हमारा गुड्स क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, हम बिजनेस से बाहर गुड्स को बेच रहे हैं, इसीलिए रिटर्न आउटवार्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ये यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको आगे समझते कि परचेज रिटर्न के वजह से हमारा परचेज क्या होता है, कम हो जाता है। यानी आपको आगे चल के देखोगे तो आपका अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कितना परचेज किया है, तो हमेशा परचेज रिटर्न को माइनस करके दिखाओगे। यानी परचेज में से जब परचेज रिटर्न को माइनस कर दोगे तभी आप नेट परचेज निकाल सकते हो। तो हमेशा परचेज में से आपको परचेज रिटर्न यानी रिटर्न आउटवार्ड को आपको माइनस करना पड़ेगा। परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तब जाके आपका नेट परचेज
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा परचेज रिटर्न क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों सेल्स का। तो सेल्स क्या होता है? सेल्स को हम लोग बोलते हैं बिक्री, यानी विक्रय। ठीक है, बिक्री या विक्रय भी बोलते हैं। ठीक है, विक्रय। चलो, अब सेल्स क्या होता है? सेल्स का मतलब होता है कि जब हम गुड्स बेचते हैं, बिजनेस के द्वारा गुड्स बेचा जाता है कस्टमर को। गुड्स सोल्ड बाय बिजनेस, गुड्स सोल्ड बाय बिजनेस, यही हमारा सेल्स कहलाता है। गुड्स जब हम बिजनेस के द्वारा बेचते हैं, किसको? सोल्ड बाय बिजनेस, किसको बेचते हैं? टू कस्टमर। हमारे जो कस्टमर होते हैं उनको जब हम गुड्स बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है? सेल्स कहलाता है। सर यहाँ बता दो गुड्स कौन कौन से गुड्स होंगे। तो देखो यहाँ पे आपको फिनिश गुड्स ही जनरली मिलेगा। आपको आपका जिस चीज का धंधा है, जिस चीज का धंधा है वो जो गुड्स आप बेचते हो, जब गुड्स बन जाता है, गुड्स कंप्लीट हो जाता है तब बेचते हो। आप रॉ मटेरियल को क्यों बेचोगे? आप जरा सोचो, WIP को क्यों बेचोगे? तो जो आपका फिनिश गुड्स होता है, जो आप बेचते हो कस्टमर को, वही आपका सेल्स कहलाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेल्स आपको दो टाइप का मिलेगा। सेल्स भी आपको दो टाइप का मिलेगा। या तो आप नगद में बेचते हो, कैश सेल्स, अभी आपने गुड्स दिया तुरंत हाथों हाथ पैसा आ गया। और दूसरा होता है क्रेडिट सेल्स, यानी उधार बिक्री। हमारे जान पहचान का है, हमारे रेगुलर कस्टमर है, तो हम उनको उधार बेच दिए। ठीक है, नगद में तुरंत पैसा आएगा, उधार में तुरंत नहीं, बाद में पैसा आएगा, बट कभी ना कभी तो आएगा जरूर। तो सेल्स भी दो फॉर्म में होते हैं, कैश और क्रेडिट। अब बात कर ले नेचर। तो सेल्स का नेचर क्या होगा? सर ये बता दो नेचर ऑफ सेल्स। तो हमने बात करी थी कि परचेज हमारे लिए खर्चा है, तो सेल्स हमारे लिए क्या होगा? आप ही सोचो, आप ही बताओ फटाफट कमेंट्स करके। ठीक है, तो सर सेल्स का जो नेचर होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, हमारे लिए इनकम होता है, हमारे आमदनी होते हैं। आप रेवेन्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? हमारे लिए, हमारे बिजनेस का ये आमदनी है, इसीलिए तो हम धंधा कर रहे हैं कि हमको पैसा आए, रेवेन्यू आए। तो सेल्स जो होता है रेवेन्यू होता है। क्लियर? चलो, अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। ये क्या होता है? तो जब आप गुड्स, बिका हुआ गुड्स वापस कर देते हो, जो कोई कस्टमर आपसे खरीद के ले गया और वो अगर वापस कर दिया, हमने हमने तो बेच दिया लेकिन कस्टमर वापस कर रहा है, तो वापस कर रहा है, तो हमने जब बेचा तो हमारे बिजनेस से आउट हुआ, अब वापस कर रहा है तो इन हो रहा है, इसीलिए रिटर्न इनवर्ड इसे बोलते हैं। तो फटाफट लिख लो क्या होता है। सर गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ड्यू टू सम डिफेक्ट्स, या तो कुछ डिफेक्ट हो गया, कुछ फॉल्ट हो गया, ड्यू टू सम डिफेक्ट्स और फॉल्ट्स, डिफेक्ट्स और फॉल्ट, कुछ फॉल्ट और डिफेक्ट होने की वजह से जब कस्टमर वापस कर देता है तो वो हमारा सेल्स रिटर्न कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल दो, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। चल, और सर ये हमारा कस्टमर है, ये हमारा कस्टमर है। हमने जब गुड्स को बेचा होगा तो हमारे पास से गुड्स गया, जब हम गुड्स को बेचे तो हमारे पास से गुड्स गया, गुड्स सोल्ड किए। अब कुछ डिफेक्ट हो गया और कस्टमर वापस कर रहा है, कस्टमर वापस कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। इसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। अब चूंकि हमारे धंधा में गुड्स इन हो रहा है इसीलिए इसको रिटर्न इनवर्ड के भी नाम से जानते हैं, रिटर्न इनवर्ड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने बात करी कि सेल्स, जैसे परचेज था तो हम परचेज में से परचेज रिटर्न घटाए तब नेट परचेज हुआ, उसी तरह से नेट सेल्स यानी आपका एक्चुअल में कितना सेल हुआ है उसके लिए आपको सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करना, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया गुड्स ओपनिंग स्टॉक, ये ऐसा टॉपिक है जो हर कॉमर्स के बच्चे को जो है हर जगह ये अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप एक अकाउंटिंग का जॉब कर रहे हो, ठीक है, या खुद का प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, तो ये जो आप क्लास 11-12 की जर्नी में जाओगे तो हर जगह आपको परचेज मिलेगा, सेल्स मिलेगा, गुड्स मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, फिनिश गुड्स मिलेगा, WIP। आपको हर एक टर्म अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर ये अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आगे आप कैसे समझोगे? इसीलिए आज का क्लास तो बहुत, मैं मानता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से समझो और आप खुद से सवाल पूछो।
अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स करो, आप हमसे पूछो, क्योंकि जब तक आपके सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे आपको, तब तक आपका जो है डाउट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे पूछता हूं कि आप अपने मन में कोई भी डाउट मत रखना। आपको जैसे भी आता है, आपको हिंदी में आता है, इंग्लिश में होता है, आपका कोई भी लोकल लैंग्वेज है, आपको भोजपुरी में आता है, मैथिली में आता है, जिस लैंग्वेज में आता है, आपको जरूर कमेंट्स करके आप अपने मन के सवाल आप जरूर पूछो। क्योंकि देखो ये फेस टू फेस क्लास तो है नहीं कि हम आपको बोलेंगे कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, फटाफट तुम बताओ कि तुम्हारे क्या सवाल है, ठीक है, आपको कमेंट्स करके ही बताने पड़ेंगे। आई होप आप जरूर करना। और साथ में मैं आपको 4 क्विज दिया हूं, 4 क्वेश्चन दिया हूं, आप जरूर कमेंट्स करके बताना, तभी हमें पता चलेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये मैं इसी पे डिपेंड करूंगा कि आप क्विज का सही जवाब दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। ये आपके लिए एक चैलेंज है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।